नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम पॉलिटी का एक और टॉपिक ले रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको संविधान का निर्माण बता दिया कि संविधान सभा में क्या क्या जो फैक्ट्स थे वो सारे बता चुके हैं हम आपको। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत बता चुके हैं। तो आज एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम संविधान की जो है अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां इंग्लिश वर्जन वाले याद रखना शेड्यूल्स। ठीक है, अनुसूचियां या शेड्यूल्स क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है भैया? 12 अनुसूचियां हैं। सवाल दो तरह से बन सकता है। पहला सवाल बन सकता है कि संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भाई। ठीक है, ओके। इसके बाद भाई, ये जो 12 अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची में किस चीज का जिक्र है, ये देखना आप हमें। ठीक है, तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। अनुसूची नंबर 1 यानी शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी पुस्तक की, तो कोई भी पुस्तक को जैसे ही हम खोलते हैं तो उसमें भूमिका होती है या फिर उसका इंडेक्स होता है कि किस पेज पर कौन सा क्या बोलते हैं चैप्टर है, ये सब होता है। तो ऐसे ही हमारी पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? पहली अनुसूची में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, हमारे संविधान की मूल पुस्तक को पढ़ रहा है, संविधान की पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उसे भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें पहली अनुसूची में भारत के बारे में बताया गया है। भारत के बारे में क्या? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूटीज बोलते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया कि भारत में कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। यानी ये अनुसूची टाइम टाइम पर बदलती रहती है। जैसे 2016 में क्या तेलंगाना को शामिल किया तो बदली होगी, फिर जम्मू कश्मीर को 2019 में चेंज किया, वो तब बदली होगी सर। दमन-दीव वाला सिस्टम पर भी बदली होगी। तो जब भी कोई केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नया गठन होता है, एक राज्य में से 2 राज्य बनते हैं, कुछ भी होता है, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा सर। तो इसका मतलब ये बताएगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। बस सिंपल से बात है पहली में। दूसरी अनुसूची जो क्या कहती है, वो क्या कहती है भाई? दूसरी अनुसूची में भारत के जो संवैधानिक पद हैं, उन पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, पेंशन वगैरह का जिक्र है। वेतन और भत्ते। अब ये वेतन और भत्ते किस किस के हैं सर? जैसे हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उनके वेतन भत्ते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उनके वेतन भत्ते। और कैग, यानी कि जो वेतन भत्ते हमारी संचित निधि से दिए जाते हैं, वो उन संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ भाई। ठीक है, हो गई 2 अनुसूचियां, वेतन और भत्ते। आप शब्द पर ध्यान देंगे, वेतन भत्ते, फिर कौन कौन है वो समझ में आ ही गया आपके। फिर तीसरी अनुसूची की बात करें, थर्ड की बात करें, तो थर्ड शेड्यूल में क्या है भैया? शपथ, शपथ और प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञा से ही प्रतिज्ञान बना। ठीक है, शपथ इंग्लिश वाले ध्यान रखना, ओथ। जो ओथ टेकिंग होता है
विभिन्न जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लिए जो ओथ टेकिंग की सेरेमनी होती है, तो उसमें जो ओथ ग्रहण की जाती है, शपथ ली जाती है, कसम ली जाती है, उन सब का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। समझ में आ गया भाई? जैसे कोई भी है, कोई भी मंत्री अगर बनाया जाएगा वो शपथ लेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, तो इन सभी की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। तो समझ में आ गया सर? पहली अनुसूची क्या कह रही है? भारत में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञा यानी ओथ वगैरह जो होती है। फोर्थ यानी चौथी अनुसूची में क्या है भैया? चौथी अनुसूची में बताता है कि जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो अलग अलग राज्य हैं उनका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, इस सब के बारे में कहां लिखा हुआ है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, जैसे हम राज्यसभा में यूपी से बात करें 31 जाते हैं, दिल्ली से बात करें 3 मेंबर जाते हैं, तो ये सब जो है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे, इन सभी के बारे में जानकारी, क्या सिस्टम होगा, वो चौथी अनुसूची में मिलता है भाई। ठीक है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में चौथी अनुसूची बताती है हमें। इसके बाद बात करते हैं हम पांचवी अनुसूची, जो कहती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं या अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, उनका नियंत्रण और प्रशासन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में हमें पांचवी अनुसूची से जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में भी यही है, लेकिन आपको याद रखना पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में सारे राज्य नहीं है, बस लिखना पूर्वोत्तर राज्य है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के हैं सर। अब नॉर्थ ईस्ट में तो 7 सिस्टर्स होते हैं, लेकिन यहां पर 7 राज्यों का उल्लेख नहीं है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, के अनुसूचित क्षेत्रों ठीक है के क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनके मिजोरम, इनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कौन से में है? छठी में है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का 5वीं में, लेकिन अगर इन राज्यों का नाम आ जाए तो छठे में। ठीक, बाकी एक सही मानकर चलिए इसको। अब देखिए भाई, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे, ये जो सवाल बनता है तो देखिए पूछने के लिए वो कितना भी गहराई में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस जो बनता है ऐसे सवालों में वो ये बनता है कि बस वही पूछता है ज्यादातर सवाल कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख है। ज्यादातर चांस यही है सर। और इसमें भी देखिए, वैसे तो मैं कह रहा हूं कि भाई हम एग्जामिनर का हाथ नहीं पकड़ सकते कि कहां से क्या पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें भी ज्यादा चांस जो है कि ये जो शुरू की 6 जो हमने बताई हैं इनमें पूछे जाने का चांस अगर 30% है तो बाद की 6 में 70% चांस है। ठीक है, देखिए चांस की बात होती है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुरू की 6 याद मत कीजिए, आपको करनी है पहले से 6, जो लास्ट वाली 6 हैं जो बताने जा रहे हैं हम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी अपेक्षा इनका थोड़ा कम है, थोड़ी सी कम, लेकिन आपको 12 की 12 ही याद होनी चाहिए भाई। 12 की 12 ही आपको याद करनी है, लेकिन पहले इनको याद करना जो अभी हम बाद में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिस्टम से बताना था, तो इसलिए पहले इनको याद करना तब इनको याद करना। बहुत सारे क्या करते हैं, देखिए मैं हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है, हम जिसको अप्लाई करते हैं वो ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास मान लिया इतना मैटर है, इसमें से इतना मैटर ऐसा है जिसका 90% चांस है और इसका 10% चांस है। ज्यादातर यही होता है सर, ये 90% चांस का छोटा मैटर होता है, 10% चांस का मैटर ज्यादा बड़ा होता है। तो हम पहले बोलते हैं कि पहले आप 90% को ढंग से कवर कीजिए,
जब ये 90% कवर हो जाए तो इसके बाद आपको इधर उधर हाथ पैर मारना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वो करते हैं कि पहले इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। इसमें पूरी कंट्रोल है नहीं। इसमें क्या होता है कि वो जो 90% जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर फुल्ली कंट्रोल नहीं होता बंदों का, और वो इधर उधर हाथ मारना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि इसको भी कवर कीजिए, लेकिन तब करिए जब ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। आपको अगर ये लगे कि इसमें से कुछ भी कैसे भी पूछा जाएगा हमसे गलत नहीं होगा, तो उसके बाद आप फैलाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले फैला दिया बाद में ये होता रहेगा, फिर कभी नहीं होता भाई ये। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी हम 6 अनुसूचियों के बारे में बता चुके हैं। महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन आपको सभी का कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या है। उसके बाद आ जाते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, अब जो 7वीं अनुसूची है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। देखिए क्या होता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहले तो ये सवाल बन सकता है कि 3 सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। पहला सवाल तो ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन से में है? 7वीं अनुसूची में। 3 सूचियां कौन सी अनुसूची के अंदर है? 7वीं अनुसूची के अंदर है। तो ये जो 3 सूचियां हैं इनके द्वारा उसने कुछ पावर केंद्र को पकड़ा दी, कुछ राज्यों को बांट दी। अब उन 3 सूचियों में ही ये उल्लेख किया गया है। जैसे अब देखिए भाई, 3 सूचियां कौन सी हैं? अनुसूची होती है शेड्यूल और सूची होती है लिस्ट। तो पहली जो सूची है वो है संघ सूची या केंद्र सूची। संघ या केंद्र सूची, इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, देखिए जब हमारे संविधान निर्माता, मैंने बताया था कि जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनके सामने समस्या ये थी कि हम देश के जो संविधान है उसको संघात्मक रूप दें या एकात्मक रूप दें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा संघात्मक एकात्मक दोनों के लक्षणों को अपनाया। वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, जो हमने संविधान की विशेषताएं बताई उसमें। ठीक, तो उसने संघात्मक लक्षण भी रखे और एकात्मक लक्षण भी रखे। अब होता क्या है कि उसने बताया कि भाई हमें राज्यों में शक्तियों का बंटवारा करना है, कुछ शक्तियां केंद्र के पास रखनी है, कुछ राज्यों के पास रखनी है। तो कि किस चीज पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी? कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार बनाती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार बनाती है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो दोनों मिलकर बनाते हैं। राज्य भी बनाएगा, केंद्र को भी पावर होती है, उसमें दोनों को पावर होती है। तो ऐसे में संघ सूची या केंद्र सूची या यूनियन लिस्ट, क्लियर पता चल रहा है कि इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर, ऐसे विषय यानी ऐसे सब्जेक्ट जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और केंद्र सरकार का मतलब क्या भैया? संसद। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों पर है वो कौन से हैं? संघ सूची में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा अभी और क्लियर करेंगे हम इसको। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। अब नाम से ही पता चल गया भाई कि ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, यो राज्य सूची के विषय हैं। अब राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। अब विधानमंडल कह रहा हूं भाई मैं, विधानसभा नहीं कह रहा, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों भी हो सकते हैं, केवल विधानसभा भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची या केंद्र सूची। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में। ठीक है, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि भाई जो केंद्र के ही महत्व के हैं, राज्यों में कुछ जिनमें पावर नहीं दी जा सकती, तो ऐसे विषय संघ सूची में रखे गए।
जैसे हमारा संघ सूची की या केंद्र सूची की बात कर रहे हैं, रक्षा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इससे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, जैसे हमने यहां पर लिख रहा हूं रक्षा, ऊपर वाले में लिख रहे हैं भाई। ठीक, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, विदेश, ये सब कौन से हैं? देखिए, अब मान लिया विदेश, किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र डिसाइड नहीं करेगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी किस देश से कैसी विदेश नीति रखनी है। केंद्र सरकार का काम है। ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कहां पर प्लांट लगाना है, कितना करना है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए केंद्र सरकार की है। रेलवे, रक्षा और बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए? यूनियन लिस्ट के हो गए, केंद्र सूची या संघ सूची के हो गए। अब राज्य सूची, जिन पर राज्य सरकार को अथॉरिटी दे दी जाती है कि भाई आप बना लीजिए इन पर कानून। राज्य सूची के सब्जेक्ट जैसे हो गए कृषि, कृषि पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा जैसे फिल्में आती हैं, तो फिल्म जब आएंगी तो कोई राज्य ऐसा होता है कि जो फिल्म को टैक्स फ्री कर देता, कोई नहीं करता। यानी जो मनोरंजन से जुड़े हुए चीजें हैं वो राज्य सरकार के अधीन आ जाती हैं। ठीक है भाई, मैं उदाहरण इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत, जैसे कोई फिल्म आई, नई फिल्म आई, तो बहुत सारे राज्य उसको टैक्स फ्री करते, बहुत सारे नहीं करते, यानी ये राज्य का विषय है। पुलिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस जो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है, ये सब राज्य सूची के अधीन आ जाते हैं कि राज्य पुलिस के लिए क्या क्या नियम करने, क्या करना है, ये सब राज्य सूची में आ जाते हैं सर। ठीक है, व्यापार, मेले वगैरह जो लगाए जाते हैं, इन सभी का प्रशासन कौन देखती है? राज्य सरकार के अधीन आ जाता है भाई। संघ सूची और राज्य सूची हो गए। लेकिन भाई कुछ विषय ऐसे थे जिन पर दोनों की सहमति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे विषय को उन्होंने क्या रखा? तीसरी सूची में रखा, जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बताया था हमने, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ठीक है, इस पर क्या होता है? इस पर दोनों यानी केंद्र और राज्य को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इनमें जो विषय होंगे उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था यहां पर की है, संविधान ने ही कर रखी है, कि अगर केंद्र और राज्य का जो कानून है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत भी मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून चलेगा, राज्य का नहीं चलेगा। अगर दोनों की सहमति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर असहमति बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में केंद्र को तवज्जो दी जाएगी, केंद्र को वेटेज दिया जाएगा। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए एक सवाल भी बन जाता है कि कभी कभी कि ये इसमें कौन सी सूची में कितने विषय है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप याद रखिए 97, 66 और 52। ठीक है, ये 98 भी आ जाता है, 96 भी आ जाता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, देखिए सबसे बड़ा केंद्र सूची में ज़्यादा सब्जेक्ट रखे, फिर राज्य सूची में कम रखे, और जो कॉमन थे वो और कम रखते। तो 97, 66, 52 इनके आसपास की संख्या ही आपको, ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल फिक्स, नहीं जरूर नहीं है कि भाई बिल्कुल फिक्स ही देगा वो। ऑप्शन में तीनों का अगर पूछा जा रहा है तो ऑप्शन थोड़े दूर दूर के डालता है वो भी एग्जामिनर भी। ठीक, क्योंकि वो भी जानता है कि ये वेरिएबल चीज़ है, बार बार चेंज भी होती रहती है, पता चलता रहता है। ये अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसी समय कोई इससे संबंधित न्यूज आ गई कि भैया अभी इसमें एक शामिल कर दिया या इसमें से हटा दिया, इसमें एक शामिल कर दिया हटा दिया, तो उस समय जब चर्चा में आते तो उस समय बिल्कुल फिक्स देना पड़ता है, वरना तो ऐसे में नॉर्मल चलता है। ठीक है भाई, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी भाई,
अब इतने सब्जेक्ट होने के बाद भी संविधान निर्माता जो थे वो बहुत आगे की सोच रहे थे। उन्हें मालूम था कि इतने सारे सब्जेक्ट लेने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा है जो बच जाएगा। आप कहीं भी सोच लीजिए, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ऐसे में जो बच गया उसे बोलते हैं हम अवशिष्ट। ऐसे विषय जो बच गए हैं उन्हें बोला गया अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट यानी बचे हुए, ठीक है, जो इन सारी सूचियों से बच गए वो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब पहली बात आ गई कि संघ सूची केंद्र के पास, राज्य सूची राज्य के पास, समवर्ती सूची में दोनों के पास है, केंद्र को ज्यादा पावर है, और जो बच गया वो भी केंद्र के पास रख दिया। अब ये कह दी ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो बच गए। एक उदाहरण देता हूं मैं बहुत अच्छा, कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब ये एग्जाम मतलब हमारे जो संविधान निर्माता संविधान सभा है वो इसको बना रहे थे, तो क्या उन्हें पता था कि कभी इंटरनेट आएगा, और इंटरनेट आएगा तो उस पर साइबर क्राइम भी होंगे, तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कोई कानून उस समय थोड़ी बता सकते थे वो सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अभी हैं या बाद में आ जाएंगी, जो अभी हैं और बच गई हैं, या नई फ्यूचर में भी आ सकती हैं, और पता नहीं जब तक गवर्नमेंट उनको नहीं डालेगी किसी भी सूची में तब तक वो क्या रहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो अवशिष्ट शक्तियां, मैं ये नहीं कह रहा साइबर क्राइम अवशिष्ट है, लेकिन मैंने एक उदाहरण बताया भाई। तो ऐसे में जो अवशिष्ट शक्तियां रहती हैं वो किसके पास रहती है? केंद्र के पास रहती है भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, आजकल बहुत चर्चा में शिक्षा, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है। तो नई शिक्षा नीति आई है तो शिक्षा से संबंधित सवाल बन सकता है, क्योंकि यहां पर शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन अब राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये ऐसी चीजें चर्चा में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का है। ठीक है, शिक्षा कौन सी सूची में? कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारी 7वीं अनुसूची। ठीक है, एक बात और, अब हमारे 8वीं अनुसूची पर। आठवीं अनुसूची क्या कहती है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये जो अनुसूची है ये शुरू से ही जुड़ी हुई है, लेकिन याद रखना जब 8वीं अनुसूची शुरू में थी तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। फिर एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा थी, जो कि 1967 में जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं लेकिन लिखना मत। 14 भाषाएं थी, एक जोड़ी गई 1967 में, सिंधी भाषा। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में, 1992 में जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, और फिर जोड़ी गई 4 भाषाएं। 4 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो 2002-2003 में जोड़ी गई हैं। वो कौन सी है? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इस तरह से 22 भाषाएं होगी भाई। ठीक, तो पहले 1 जोड़ी, फिर 3 जोड़ी और फिर 4 जोड़ी। अभी और भी जोड़ने की बात चल रही है, जैसे भोजपुरी भाषा और 1-2 भाषाएं और हैं जिनके बारे में डिमांड चल रही है, और हो सकता है 1-2 वर्ष के अंदर जोड़ी भी जा सकती हैं इसमें। ये जो 22 भाषाएं हैं भाई, इनमें एक और बहुत अच्छा सवाल बनता है भाई, कि इन भाषाओं में देखिए, आपको इतनी सारी तो हमने बता दी, इनमें से आपको ये 4 जरूर याद रखनी है भाई, जो अभी तक लास्ट में जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है,
इससे अलग एक और बनता है कि इन 22 भाषाओं में याद रखना अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है भाई। कई बार ऐसा सवाल आया है कि 4 भाषाएं दे देते हैं, इनमें से कौन सी 22वीं अनुसूची में नहीं है, तो आपको याद रखना अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारी 3 महत्वपूर्ण भाषा जो हिंदी का उल्लेख है इसमें, हमारी संस्कृत भी है और उर्दू भी है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों भाषाएं हैं, इसमें अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जनरली ज़्यादातर कई बार ऐसा सवाल हुआ कि ये चारों ही दे देते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी है कौन सी नहीं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू है, अंग्रेजी भाषा नहीं है, ठीक है। दूसरा, इनका फायदा ये होता है, देखिए कि अगर ये कोई इसमें भाषा आ गई, अब देखिए भारत में बहुत सारी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषा भी मान सकते हैं, राज्य स्तर की भाषा भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा आ गई, तो अगर आपने उसमें पढ़ाई कर रखी है, तो आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी बड़े एग्जाम में जा रहे हैं आप और आपको इंटरव्यू देना है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि मैं इस भाषा में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। जो इनसे बाहर है उसके लिए डिमांड, सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, सरकार इन भाषाओं के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। इन भाषाओं के लिए प्रतिबद्ध है कि भाई अगर आपको किसी को सहूलियत चाहिए इनमें से किसी भाषा में तो उसमें मिल जाएगी, लेकिन उनसे बाहर की भाषाओं के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सहूलियत मिल जाती है 22 भाषाओं में, ठीक है। 8वीं अनुसूची हो गई। शुरुआत में सिर्फ इतनी ही अनुसूचियाँ थी। बात आती है 9वीं अनुसूची की, बहुत इंपॉर्टेंट आ गई अभी 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। ये बाद में जोड़ी गई, जोड़ी कब गई और क्यों जोड़ी गई? देखिए, भारत की स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में बहुत सारे काम होने थे उस समय। हमारा संविधान लागू हो गया, गणतंत्र बन गए हम, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन गए। अब बहुत सारे काम होने थे, सरकार ने काम शुरू कर दिया, जिनमें एक काम था भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार कार्य से संबंधित थे, क्योंकि उस समय पहले जमींदारी प्रथा वगैरह भी थी, आप जानते हैं, ठीक है। तो जो वो सिस्टम था उसको भी सुधारना था। दूसरा ये था कि भाई गवर्नमेंट को जब काम करने हैं तो कहीं से रास्ता निकालना है, कहीं पर कंपनियां लगानी है बड़ी बड़ी, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अपने कामों को करने के लिए जमीन भी चाहिए थी। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एक रोड यहां से यहां तक निकालना है, तो ये 500 किलोमीटर का मान लिया रास्ता है और इसमें जो है बीच में किसी ने अड़ंगा अड़ा दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम छोटी छोटी गवर्नमेंट के सामने आ रही थी। ये इस पर भी अड़ंगा अड़ रहा था। जब गवर्नमेंट ने भूमि सुधार लागू किया तो यूपी बिहार के जो कोर्ट हैं उनमें इसके खिलाफ अपील की जाने लगी। बहुत सारे अपनी जमीन को रास्ते के लिए नहीं दे रहे हैं, किसान कहेगा भाई मैं तो नहीं दूंगा। फिर ठीक है, मान लिया गवर्नमेंट को अपना कोई सार्वजनिक उपक्रम लगाना है, ठीक है, अब उसके लिए भी जमीन चाहिए, तो उसके लिए भी दिक्कत आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट वहां पर सख्ताई नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि वो जो काम है एक बंदे की वजह से वो काम पोस्टपोन करना पड़ेगा, और देश को जिसकी तुरंत आवश्यकता है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पर गवर्नमेंट के सामने अधिकारों को छोड़ना पड़ता है। ऐसी और बहुत सारी, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसीलिए 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी। 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ती है तो ये पहला संविधान संशोधन किया जाता है। पहला संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में, और उसके तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन किया, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे चेंज हुए थे पहले संशोधन में, लेकिन अभी हम अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और भी काम हुए थे। अब इसमें क्या रखा? इसमें ऐसे नियम बना दिए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे नियम इसमें डाल दिए, ठीक है। ऐसे कानून या ऐसे नियम जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वरना तो गवर्नमेंट तो रोज कोर्ट में ही खड़ी रहेगी भाई, दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसे नियमों को इसमें डाल दिया, ठीक है। तो शुरू में इसमें 13 नियम डाले गए, ऐसे 13 कानून रखे गए इसमें।
जब ये लागू हुई थी। वर्तमान में इसमें 284 कानून है, याद रखना ये वर्तमान है। वर्तमान में इसमें 284 चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। शुरू में 13 थे, यहां तक क्लियर हो गया। तो पहली अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, संशोधन अगर इंग्लिश वाले हैं तो अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत 9th शेड्यूल को इसमें शामिल किया गया। और इसमें ऐसे जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ऐसे कानूनों को इसमें शामिल कर दिया। शुरू में इसमें 13 थे, वर्तमान में 284 है। लेकिन एक याद रखना, अगर हम इसकी बात करते हैं न्यायालय में चुनौती, फिर बाद में इस पर भी बहस हुई, यार क्या ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते? तो इनमें देखिए, इनका जो है न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे, लेकिन इनकी समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय इनकी समीक्षा कर सकता है। लेकिन सुन लेना भाई, समीक्षा की जा सकती है, लेकिन कब? तब की जा सकती है जबकि वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसी कानून से, या फिर हमारे जो संविधान है उसका जो मूल उद्देश्य है, मूल प्रस्तावना में जो भाव निहित है, उसका खिलाफ जा रहा है। तो अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, या संविधान के खिलाफ की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति में इसकी समीक्षा की जा सकती है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर भाई? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो भूमि सुधार समझ में आई गया आपका। इसमें तमिलनाडु की आरक्षण व्यवस्था, तमिलनाडु का आरक्षण जो है वो 9वीं अनुसूची में इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। तमिलनाडु का आरक्षण जो है वो 9वीं अनुसूची में, वो 50% वाला लफड़ा जो है, ठीक है भाई। 9 अनुसूची होगी 10, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक से संबंधित है, ठीक है। दल बदल पर रोक से संबंधित 10वीं अनुसूची, ये संशोधन था 52वां, 52nd अमेंडमेंट, 52वें संशोधन 1985 में शामिल की गई, 1985 में इसको शामिल किया गया। इसमें तो कुछ बताने की चीज नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि 52वें संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 10वीं को है इंपोर्टेंट, 10वीं कौन सी अनुसूची में दल बदल है, तो 10वीं। इसके बाद आता है 11वीं। देखिए भाई, दल बदल पर भी 2 कानून बने हैं, तो वो जब आपका क्या होगा कि जब हम अनुच्छेद बताएंगे, संविधान संशोधन बनाएंगे, उन सभी में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। 11वीं अनुसूची, एक बात और सर, कि जो हम मान लिया कोई आपको बता रहे हैं संशोधन और विधेयक, इसमें कई बार क्या होता है कि कोई संशोधन हुआ है अभी 2020 में, लागू होगा 21 में, तो कई बार वर्ष जो है एक आध आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 73वां संशोधन, ठीक है। अब इसमें 1992 में भी आ सकता है, 93 में भी आ सकता है सर, 92 या 1993। तो ये आप 1 साल का आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 92 में ये संशोधन हो गया, 93 में लागू हुआ, कुछ किताब तो 94 में भी कह देती है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे भाई इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हम आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन ऐसा नहीं देगा, वो कंफ्यूजन वाला नहीं देगा, ठीक। 73वां संशोधन, 73वां संशोधन क्या कहता है, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह के जो कार्य होते हैं, कानून होते हैं, उनको ग्राम पंचायतों को क्या काम सौंपा गया है, लगभग 29 काम बता रखे हैं इसमें, वो सब जो है इसके द्वारा ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ 11वीं अनुसूची है। लास्ट अनुसूची 12वीं, 12वीं अनुसूची में जैसे वहां पर ग्राम पंचायत होते हैं, अब ग्राम पंचायत का मतलब स्थानीय स्वशासन मान सकते हैं आप। अब ऐसे ही शहरों में शहरी स्थानीय शासन, यानी जो नगर पालिकाएं वगैरह होती हैं, इसका उल्लेख है। और ये 74वां संशोधन था 1992-93, वो भी 92-93 ही है, वो ये भी 92-93 है,
ठीक है। तो इसमें शहरी में क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन किया जाता है नगर पालिका वगैरह के द्वारा, उसके बारे में उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उनको क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं, उन सभी का उल्लेख 12वीं अनुसूची में भाई। तो ये हो गई हमारी संविधान की 12 अनुसूचियां। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको देखिए याद तो सभी कुछ करना है, लेकिन पहले लास्ट की 6 जरूर याद हो जानी चाहिए, उसके बाद शुरू की 6 आराम से हो सकती हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं बिना लिखे। पहली अनुसूची कह रही है, क्या कह रही है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, उसके बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची जो संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में है। तीसरी अनुसूची में उन्हीं की शपथ के बारे में, ओथ के बारे में है। चौथी अनुसूची कहती है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, उसके बारे में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची शक्तियों का पृथक्करण, याद रखना ये मैंने लिखवाया नहीं, तो सातवीं अनुसूची शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, सातवीं अनुसूची शक्तियों के पृथक्करण यानी बंटवारे पर है, शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। ठीक है, और ये जो है ये संघात्मक लक्षण है, वो बताया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची संघात्मक लक्षण है, तो भैया कौन सी है, कौन सी भैया, सातवीं अनुसूची, शक्तियों का पृथक्करण। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको भी साथ के साथ नोट कर लेना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन सी अनुसूची होगी भैया, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं हैं। लास्ट में कितनी जोड़ी गई, 4, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। नौवीं अनुसूची ऐसे कानून जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 52, ओके, और दल बदल भाई। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत या गांव में स्थानीय शासन, उसके बारे में उल्लेख करती है, 73 अमेंडमेंट। 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट और नगरों में स्थानीय शासन के बारे में भाई। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आपको बस ये सिस्टम से पूरा का पूरा याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप इसमें से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आप अपने आप को कमजोर कर लेंगे, लेकिन मैंने इतना कहा है कि पहले लास्ट की 6 याद कीजिए, अगर वो याद हो जाए तो फर्स्ट 6 पर बाद में आना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई चाहे 10% चांस है, लेकिन है तो चांस आने का। मैंने तो 30-40% बताया भाई, तो इसलिए आप मिस नहीं कर सकते, छोड़ना एक को भी नहीं है इसमें से। ठीक है भाई, अच्छा देखिए हमने आज आपको किसके बारे में बताया, अनुसूचियों के बारे में बताया। एक हमारा जो होगा संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में, संविधान के अनुच्छेद उनके बारे में बताया जाएगा, और फिर हम डिटेल में चलते रहेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी के बारे में डिटेल में, जो मेन पॉलिटिक में आ जाएगा। अभी हम ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पर कर रहे हैं, फिर मेन पॉलिटी में आ जाएगा सर। ठीक है, तो उसी तरह से हम स्टेप वाइज चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। याद रखना स्टेप वाइज ही फायदा है, ऐसा नहीं कि भाई एक में कुछ पढ़ लिया दूसरे में हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो सिस्टम ठीक नहीं होता। दूसरा भाई, हमारी एक वीडियो आज ही या कल ही, आज या कल आपको, अभी आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आज या कल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम दिल्ली पुलिस की रणनीति के बारे में सेकंड वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि वो उस वीडियो में हम आपको जीके और करंट अफेयर्स में क्या करना है क्या नहीं करना, पढ़ाई के दौरान केवल पढ़ने से नहीं, आपको घर पर भी क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। और उस वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद भाइयों।